नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यूनिट 1 का ये पहला वीडियो है। यूनिट 1 के बाद हम यूनिट 4 और यूनिट 10 पढ़ेंगे। इसके बाद ये पूरा कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यूनिट 2 और यूनिट 9 के जो वीडियोज़ है वो आपको क्रम में मिल जाएंगे। सारे पे वीडियो बन चुका है, कुछ बचा नहीं, उस पर टेस्ट हो जाएगा अच्छे से। और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें टेस्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी वीडियो में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कुछ बचा नहीं है उसमें, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको लाभ होगा। ठीक है, और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक के बाद किसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो एक बार पूरे सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियोज़ के थंबनेल वगैरह चेंज करके उसमें साफ साफ लिख के आपको एक के बाद एक सीक्वेंस के माध्यम से आपको यूनिट 1, फिर उसके बाद यूनिट 2, फिर उसके बाद यूनिट 3, इस तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको अभी पढ़िए और उसके बाद सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट पहले उसको ख़त्म होने दीजिए कोर्स को। कोर्स जब ख़त्म हो जाएगा तो सारे यूनिट हमारे पास रहेंगे, तो उसको हम सीक्वेंस में लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। देखिए जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको सीधा नहीं लिखा है कि उद्भव और विकास पढ़ना है। उसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, परिभाषाओं के बाद अध्ययन क्षेत्र क्या है उसका, और विषय वस्तु वगैरह के बारे में है। लेकिन हमको समाजशास्त्र के उद्भव को पढ़ना है। परिभाषा में ही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब अर्थ और परिभाषा पूछ देता है तो इसका मतलब उसके बारे में हमको विकास जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उद्भव और विकास से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं। और देखिए इसमें एक वीडियो और बनेगा समाजशास्त्र को लेकर, जिसमें विषय वस्तु वगैरह के बारे में चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जो है जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना शुरू करेंगे, जैसे समुदाय है, समिति है, संस्था है, संस्कृति है, परिस्थिति, भूमिका है। ठीक है, जो भी फर्स्ट यूनिट में है सारी की सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। देखिए समाजशास्त्र का उद्भव जो है ये कोई ऐसा औपचारिक प्रतिस्थापन नहीं था कि कोई कमेटी गठित हुई और समाजशास्त्र बन गया। ठीक है, जब से मानव ने चलना शुरू किया, जब से मानव ने समाज में जीना शुरू किया, जब से उसको स्त्री की ज़रूरत पड़ी परिवार के लिए, जब से उसके अंदर इमोशंस जागे, जब से वो समूह में आया, तब से ही समाज क्या है, शुरू है। ठीक है, तब से ही समाज शुरू है और तब से ही समाज को लेकर चिंतन शुरू हुआ। तमाम प्रकार के नियम थे, तमाम प्रकार की चीज़ें थी, ये तभी थी जब समाज था और समाज को लोग समझते थे, समाज के बारे में चर्चा करते थे, इसीलिए तमाम प्रकार के नियम बने। ठीक है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज तक मानव सभ्यता नहीं पहुँच पाई है, लेकिन वहाँ पे भी समाजशास्त्र है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति, और इस तरह की और भी बहुत सी जनजाति हैं, नागा जनजाति हैं, जो मनुष्य को यदि कोई कपड़े पहन ले तो उसको वो लोग मार देते हैं। तो ऐसी जो जनजातियां हैं वहाँ पे भी समाजशास्त्र है। ठीक है, उनका एक अलग कल्चर है, उनकी अलग संस्कृति है, वहाँ पे भी समाज है, भूमिका है, वहाँ पे भी परिस्थिति है, वहाँ पे भी विवाह जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, संबंध है, तो वहाँ पे भी समाजशास्त्र है। क्योंकि जैसे इन चीज़ों का हम उल्लंघन करते हैं सज़ा दी जाती है, और बिल्कुल समाज के को डील करने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र वहाँ पे भी है जहाँ पे आज तक मानव सभ्यता नहीं पहुँच पाई है। अब देखिए जब से मानव ने झुंड में रहना शुरू किया, जब से उसने कृषि शुरू किया, जब से उसने पशुपालन शुरू किया, परिवार जब से स्थायी होने लगे और स्त्री पुरुष के संबंध जब स्थायी हुए, तो औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से तब समाजशास्त्र की स्थापना हो गई थी। लेकिन औपचारिक रूप से इसका जो प्रतिस्थापन हुआ वो 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी अनौपचारिक रूप से देखें तो समाज में पहले से ही व्याप्त था, लेकिन औपचारिक रूप से 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति के दो प्रमुख चीज़ें हैं, दो प्रमुख पृष्ठभूमि है, कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहला होता है बौद्धिक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। ठीक है, तो बौद्धिक और सामाजिक दो प्रकार के कारक हैं जिसने समाजशास्त्र को जन्म दिया, जिसने विवश कर दिया, ऐसी परिस्थितियाँ ला दी कि समाजशास्त्र जन्म ले लिया। ठीक है, जैसे देखिए बौद्धिक कारक में कुछ विद्वानों के विचार थे, उन विचारों के माध्यम से जब लोग उन विचारों को जाने तो उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, क्या चीज़ें हुई ऐसी। ठीक है, तो और सामाजिक कारक में क्या है, वो परिस्थितियाँ थी, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन कौन से विचार थे, उसको हम देख लेते हैं। देखिए बौद्धिक तत्व में क्या है, बौद्धिक कारक में राजनीतिक, दार्शनिक,
जो विचार थे, ठीक है। यानी जो राजनीति शास्त्र है वो भी समाज की ही बातें करता है। समाज में जो जो नियम थे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस प्रकार के अपराध पे क्या सज़ा दी जाए, तो ये राजनीति जो है वो भी समाज शास्त्र की ही बात करता है, वो भी समाज की ही बात करता है। तो जब राजनीति में समाज की बातें हुई, सामाजिक परिस्थितियों की बातें हुई कि इस परिस्थिति में अपराध ऐसा होगा, तो तब से ही लोगों के मन में ये विचार आया कि हाँ, समाज जैसी भी कुछ चीज़ें, समाज के अध्ययन जैसी भी कुछ चीज़ें हैं, लोगों के मन में ये चीज़ें आती थी। दार्शनिक चीज़ें जो है, जैसे कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है, दार्शनिक और ऐतिहासिक चीज़ें। तो ऐतिहासिक दर्शन जो है, इसमें भी समाज के विभिन्न कालों का अध्ययन है कि पहले मनुष्य लंगूर टाइप का दिखता था, उसके शरीर पे बाल थे, ठीक है, वो जानवरों की तरह चलता था। धीरे धीरे विकसित होते होते मनुष्य ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, फिर उसने आग जलाना शुरू किया, फिर उसने पशुपालन शुरू किया, कृषि शुरू किया। आज मनुष्य क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है। तो ऐतिहासिक दर्शन जो है वो समाज के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की ही तो बात करता है, ठीक है। तो इतिहास में भी क्या है, समाजशास्त्र छिपा है, राजनीति में भी समाजशास्त्र छिपा है। उद्विकास देखिए, उद्विकास का जो सिद्धांत है, उद्विकास का सिद्धांत बहुत पहले आ गया था और पहले से ये माना जाता था कि जो समाज है, मनुष्य का जो विकास हुआ है वो विभिन्न अवस्थाओं में धीरे धीरे जानवर से इंसान की तरफ हुआ है। तो मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया, वैसे वैसे उसकी सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे समाज के नियम बनते गए। तो उद्विकास का जो सिद्धांत है, ये भी समाज के कॉन्सेप्ट को मनुष्य के अंदर सोचने को उसको मजबूर करता है कि हाँ, समाज जैसी भी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे जो बड़ा कारण है बौद्धिक तत्व जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी है, वो है पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण के पहले का जो काल था वो आध्यात्मिक काल था, ठीक है। चर्च ही प्रमुख था और राजा को देवता माना जाता था और किसी भी हाल में राजा की आज्ञा का अनुपालन होता ही था, ठीक है। यदि राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता था तो पाप माना जाता था और इसी कारण राजा जो है उसको सजा देता था, ठीक है। राजा अपने आप को ईश्वर मानता था कि मैं ईश्वर हूँ और मैं किसी को भी कोई भी सजा दे सकता हूँ। यही कारण था कि उस समय के जो राजा होते थे बहुत ही क्रूर होते थे, ठीक है। उनके अंदर ईश्वर के भय, ये डर नहीं होता था कि हाँ, ईश्वर देख रहा है, यदि हम कोई गलती करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, राजा ही ईश्वर था। तो पुनर्जागरण काल जब आया, ठीक है, तो पुनर्जागरण काल के पहले की स्थितियाँ बहुत खराब थी। कोई कितना भी बुरा हो, पति बुरा हो, पत्नी बुरी हो, तो लेकिन वैवाहिक बंधन से मुक्ति पाना ये नामुमकिन था, ठीक है। और बहुत ही क्रूर प्रथाएं थी, कहीं कहीं पे इतनी क्रूर प्रथाएं थी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के विपरीत क्या हुआ कि कुछ विद्वानों ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि धर्म हमारी सुविधा के लिए बना है, हम स्वयं धर्म के लिए नहीं बने। इसीलिए विचार कीजिए, तर्क कीजिए, जो प्रथाएं, जो विश्वास आपको ऐसे लगते हैं कि हाँ, इन पे तर्क किया जा सकता है, ये सही है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे किसी वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हीं प्रथाओं का पालन करें। बाकी अन्य कोई भी ऐसा अंधविश्वास जिसमें मनुष्य को मारा जाता है, जिसमें नरबली दी जाती है, जिसमें स्त्री को जलाया जाता है या फिर जिसमें किसी अन्य वर्ग को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसी किसी भी प्रथा का पालन नहीं करना है। क्योंकि जो धर्म है वो मनुष्य की सुविधा के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म की सुविधा के लिए बना है, ठीक है। तो पुनर्जागरण काल ने मनुष्य को बहुत बदल दिया, इंसान को बदल दिया। और इसी काल में जो औद्योगिक क्रांति वगैरह हुई तो मशीनें बनी, मशीनें जब बनी तो एक के बाद एक आविष्कार होते गए, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई आविष्कार होते गए और मनुष्य का जो दिमाग है पूरी तरह से तार्किक होता गया, धार्मिक अंधविश्वास समाप्त होने लगा, ठीक है। पहले जो था, राजा कोई भी क्रूर से क्रूर घटना कर दे, कुछ भी कर दे, उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता था, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था बड़ी बड़ी आंखों से, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि ईश्वर जो है उसको सजा देगा। लेकिन बाद में जब तर्क पे आधारित चीज़ें होने लगी तो लोग राजा को भी सत्ता पलट करने के लिए एकजुट होकर जाते थे, राजा को ही मार देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई, सब लोग मानने लगे कि हाँ, राजा भी मनुष्य है। अब सामाजिक स्थितियों का सर्वेक्षण होता था उस समय। अब देखिए, राजा जो था वो भी गुप्तचर रखता था और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती थी कि उसको लागू करनी होती थी और उसको लागू करने के पहले वो गुप्तचर के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करता था। या फिर उसने यदि कोई चीज़ लागू की है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव है, लोगों पर क्या प्रभाव है, लाभ है कि हानि है, उसको जानने के लिए सूक्ष्म सर्वेक्षण होता था। और ये सर्वेक्षण भी समाजशास्त्र की विधियों की तरफ हमें ले जाता है। तो समाजशास्त्र बहुत पहले से ही था। अब देखिए, ऐसी कौन सी सामाजिक कारक हुए जिसने समाजशास्त्र को औपचारिक रूप से जन्म देने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले देखिए, फ्रांस की क्रांति थी। जो फ्रांस का राजा था,
ठीक है, बोरबोन राजवंश का शासन था वहाँ पे। तो होता क्या था कि उस समय मैंने आपको बताया कि राजा जो था वो ईश्वर की श्वास लेती हुई मूर्तियाँ मानी जाती थी, कि राजा ने जो बोल दिया वो उस ईश्वर की आज्ञा है। वो राजा कितना भी क्रूर हो, जनता उसके सामने नतमस्तक होती थी। तो राजा क्या करता था, लोगों का शोषण करता था, नरबली दी जाती थी और भयंकर रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, चर्च के पादरी जो होते थे वो और राजा, ये दोनों मिलके जनता का भरपूर शोषण करते थे। और चर्च जो था वो प्रधान था। बहुत ही क्रूर प्रथाएं थी, लोगों के अंधविश्वास के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा नरबली वगैरह दी जाती थी। ठीक है, समाज की प्रत्येक संस्था जो थी धर्म से प्रभावित थी। जैसे विवाह संस्था हो गया, वो भी धर्म से प्रभावित था। ठीक है, और परिवार हो गया, उसी तरह से नातेदारी हो गई, और भी चीज़ें हैं। तो सब कुछ धर्म से प्रभावित था। राजनीति भी धर्म से प्रभावित था। जो चीज़ें चर्च में लिखी जो चीज़ें बाइबल में लिखी गई है उसी के अनुसार शासन होता था। तो सब कुछ धर्म के आधार पर होता था, कुछ भी धर्म के विपरीत नहीं होता था। तर्क का कहीं पे नामो निशान नहीं था। लेकिन जब ये पुनर्जागरण काल आया तो लोगों में ये उद्वेलन शुरू हुआ कि हाँ, तर्क पे आधारित चिंतन बहुत ज़रूरी है। विज्ञान और भौतिकवाद की तरफ लोगों का दिमाग गया। और उसके बाद क्या हुआ, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी चीज़ें आई। और ये नारा जो था ये पूरे समाज को बदल के रख दिया। ठीक है, फिर राजा की सत्ता को लोगों ने पलटा और अब जो है कानून जो है वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ और कानून लोगों की इच्छा के माध्यम से बनने लगा। ठीक है, और विवाह जो था वो भी बंधन के तोड़ने योग्य बन गया कि हाँ, यदि असहनीय है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। परिवार में भी बहुत से परिवर्तन हुए। पहले संपत्ति विभाजित नहीं होती थी, बाद में संपत्ति का विभाजन प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसी तरह से प्रत्येक प्रकार की संस्था में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक संस्था परिवर्तित हो गई। अब जनता की इच्छा के अनुसार शासन होता था, जनता जैसा चाहती थी वैसे कानून बनते थे। ठीक है, फिर बाद में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति ने पूरी जो चीज़ें थी वो पूरा उसने बदल के रख दिया और समाज में कुछ ऐसी समस्याएं लाकर इसने खड़ा कर दिया कि लोगों को सोचने पर मजबूर करना पड़ा कि हाँ, समाज के लिए भी कोई विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें थी उसको देख लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने क्या किया। अब देखिए, इन दोनों कारकों ने क्या किया, समाज की पूरी संरचना को ही बदल दिया। अब तर्क के आधार पर लोग सोचने लगे और शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो लोगों को समझाते थे, पुनर्जागरण लाए, जो उन लोगों ने शिक्षित किया लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। अब लोग शिक्षित होने लगे, लेकिन ये शिक्षा अभी तक केवल पुरुष वर्ग के पास थी, स्त्री वर्ग के पास शिक्षा नहीं थी। ठीक है, और समाज के सोचने का तरीका बदल गया। अब धर्म के आधार पर चीज़ें नहीं होती थी। अब लोग ये नहीं सोचते थे कि हाँ, फला दिन फला व्यक्ति को की बलि दी जाएगी और उस समय कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता उसको। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। लोग तर्क के आधार पर चिंतन करने लगे, लोग विरोध करने लगे चीज़ों का। परिवार बदल गया क्योंकि अब वैवाहिक जीवन से मुक्ति पाना संभव था। कानून जो था पहले पोप और पादरी बनाते थे, अब कानून जो था सबकी सहमति से बनने लगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रचलन हुआ। संपत्ति का विभाजन शुरू हुआ। इसके पहले संपत्ति विभाजित नहीं होती थी। मशीन अस्तित्व में आई और ये मशीन जो है, इस मशीन ने आज इतना ज़्यादा बदल दिया कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज तक जो भी बदलाव हुए, सबसे बड़ा इसमें जो कारण है वो मशीन का है। तो जैसे जैसे मशीन बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा, क्योंकि पहले हाथ से उत्पादन होता था, मशीनें बढ़ी तो लोगों ने मशीनों से उत्पादन शुरू किया और एक के बाद एक आविष्कार होते गए और वैज्ञानिकों ने मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक के बाद एक मशीनें बनानी शुरू कर दी। अब जब उत्पादन मशीनों से होने लगा तो औद्योगिकरण बढ़ने लगा, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे। जब औद्योगिकरण बढ़ा तो नगरीकरण बढ़ा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे जिन्हें कोई काम नहीं मिलता था, वो उद्योगों में आकर कार्य करने लगे। मुद्रा का प्रसार हुआ और अब मुद्रा का जब प्रसार हुआ तो लोगों में लोलुपता आई, व्यक्तिवादिता आई और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है, जन्म दर बढ़ा क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स बन गए थे, चिकित्सा में बहुत ज़्यादा क्रांति आ चुकी थी। जब मशीनें बन रही तो हर क्षेत्र में बनेंगी, तो चिकित्सा में भी ऐसी मशीनें बन गई थी कि रोग को पकड़ के उसका इलाज संभव हो गया। तो जन्म दर बढ़ा, मृत्यु दर कम हुई क्योंकि चिकित्सा बहुत आगे बढ़ गई थी। और इससे क्या हुआ कि नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, मलिन बस्तियां बनी और बेरोजगारी बढ़ी। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, समस्याएं उत्पन्न होती गई। अब मनुष्य ने सोचा कि जो ये बदली हुई परिस्थितियां हैं, यानी जो स्त्री पहले घर में बैठ के अपना कार्य करती थी, अब वही स्त्री जाकर फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम करती थी। यानी जीवन में पहली बार स्त्री ने बाहर कदम रखा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहली बार हो रही थी। तो मनुष्य के दिमाग में चिंतन शुरू हुआ
और समस्यात्मक यानी तनाव शुरू हुआ उनके दिमाग में कि हाँ, हम कैसे संभलें, कैसे क्या करें, हमारे बारे में भी कोई शास्त्र होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में एक पुस्तक लिखी, सोशल फिजिक्स, ठीक है, एनेशियन सोशल फिजिक्स। अब देखिए उस समय जो परिस्थितियाँ बदली, सामाजिक संरचना चेंज हुआ, उथल पुथल मचा, यानी जो चीज़ें पहले नहीं होती थी अब होने लगी। अचानक से धर्म के आधार पर न सोचकर लोग तर्क के आधार पर सोचने लगे। पूरी संरचना ही चेंज हो गई थी और संपत्ति का विभाजन से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये सुनने में आपको अलग लग रहा है, लेकिन जब जब घटित होता था लोगों के अंदर तनाव आ गया था कि अचानक से ही यदि आप बहुत आधुनिक जीवन जी रहे हैं और आपको आश्रम पद्धति के जीवन में डाल दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। तो तनाव में लोग आ गए थे और ऐसे में एक ऐसे शास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई जो सामाजिक जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उसका अध्ययन करे, मनुष्य का अध्ययन करे, समाज के संबंधों का अध्ययन करे, चीज़ों के बारे में वो भविष्यवाणी करे, रियलिटी बताए। तो इसके लिए एक अलग शास्त्र की ज़रूरत हुई और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इस शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान बनाया जाए, यानी जैसे साइंस है, साइंस बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि उस समय साइंस को लेकर लोगों के अंदर एक बहुत ही क्रेज़ था और सामाजिक विज्ञान के प्रति कोई भी रुचि लोगों के अंदर नहीं थी। तो जो विज्ञान साइंस था उसके प्रति लोगों के अंदर रुचि रहती थी, बहुत ही अच्छे से पढ़ते थे उसको और बहुत ज़्यादा लोग उसको पॉपुलर बनाते थे, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालय में उसको आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन जब कोई विज्ञान सोशल साइंस होता था तो वो लेंदी, यानी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग नहीं मानते थे। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद जैसी पद्धतियों को देकर, अवलोकन पर्यवेक्षण जैसी चीज़ों को देकर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया, ठीक है। अब देखिए ऑगस्ट कॉम्टे ने एक नवीन विज्ञान की स्थापना की और उन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को बेल्जियम के एक विद्वान क्वेटलेट के द्वारा चुरा लिया गया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, एनेशियन सोशल फिजिक्स, ठीक है। यानी कॉम्टे का मैटर चुराकर इन्होंने एनेशियन सोशल फिजिक्स लिखी। फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने इस शास्त्र का नाम बदल दिया और उन्होंने सोशियोलॉजी रखा, यानी समाजशास्त्र रखा, ठीक है। यह जो शास्त्र था ये लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना था, ठीक है। यानी सोशियोलॉजी दो विभिन्न भाषाओं के संतान है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान, यानी समाज का शास्त्र, समाज के संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान, ठीक है। अब देखिए समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। बाटोमोर ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये एग्जाम में आ सकता है कि किस अवस्था में क्या हुआ, इसलिए आप इसको देख लीजिए। प्रथम अवस्था में अरस्तु और प्लेटो की पुस्तकें जो थी, जिसमें सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक जीवन का अध्ययन मिलता है, इसमें स्त्रियों का वर्णन मिलता है, सामाजिक संरचना कैसी थी, प्रथाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है। लोग यदि सामाजिक संरचना का उल्लंघन करते थे उनको कौन सी सजा दी जाती, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में सामाजिक जीवन का विवरण मिलता है। तो इसमें देखिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि अरस्तु और प्लेटो की जो पुस्तकें थी उसमें सामाजिक जीवन का विवरण प्रथम चरण में मिलता है। अब देखिए द्वितीय अवस्था क्या होती है। द्वितीय अवस्था में क्या है कि 14वीं शताब्दी तक का जो काल था शुरू से लेकर, वो द्वितीय अवस्था में आता है और इस अवस्था में समाज के परिवर्तन को लोग सत्य मानने लगे कि हाँ वास्तव में समाज में समय समय पर परिवर्तन आता है, ठीक है। इस चीज़ को लोग मानने लगे और कुछ ऐसे नियम लागू हुए, कुछ ऐसे नियम बताए गए कि हाँ इन नियमों के तहत समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है। तृतीय अवस्था में क्या हो गया, तो इस अवस्था में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु प्राकृतिक विधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, यानी सामाजिक घटनाओं में, समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान यानी साइंस की चीज़ों का यूज होने लगा और ये मानना जाने लगा कि जो सोशल साइंस है वो भी साइंस होता है, ठीक है। विभिन्न विशिष्ट विज्ञानों का इसी समय में जन्म हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विभिन्न जो शास्त्र है उनका जन्म कब हुआ, किस अवस्था में हुआ, तो तृतीय अवस्था में हुआ बाटोमोर के अनुसार। जैसे अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है। तो इसी काल में ये सारे शास्त्र जन्म लिए और जब ये सारे शास्त्र जन्म लिए तो चिंतन प्रारंभ हुआ। मैंने आपको बताया था बौद्धिक कारक में इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, इनका जब अध्ययन शुरू हुआ तो इसमें सामाजिक जीवन का वर्णन मिला, ठीक है। तो तृतीय अवस्था यही है। चतुर्थ अवस्था में क्या हुआ, समाजशास्त्र के विकास की जो चतुर्थ अवस्था थी उसका प्रारंभ ऑगस्ट कॉम्टे के समय से माना जाता है। यानी जब ऑगस्ट कॉम्टे ने जन्म लिया तब से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो समय है चतुर्थ अवस्था है। और इसी में क्या हुआ, समाजशास्त्र औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित हुआ, यानी 1838 में समाजशास्त्र
शब्द की रचना हुई और समाजशास्त्र शब्द के माध्यम से एक शास्त्र की रचना हुई, ठीक है। और समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में प्रारंभ हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव, ये तो हो गया विश्व में, ठीक है। यानी चार अवस्थाएं आई और चारों अवस्थाओं में समाजशास्त्र की स्थापना हो गई। अब भारत में समाजशास्त्र का उद्भव सबसे पहले कैसे हुआ? प्राचीन काल में देखिए क्या है, अलग अलग शास्त्र होते थे, ठीक है। और विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न वर्णन है आदि, यानी बहुत पहले से आदिकाल से ही क्या था, जो ऋषि मुनि होते थे, योग था हमारे यहाँ। और अलग अलग देशों ने हमारे यहाँ से चीज़ें ली, जैसे चीन में कुंगफू जो है वो भी हमारे यहाँ के किसी ऋषि ने दिया हुआ है, ठीक है। बोधि धर्म नाम था उनका। अब देखिए, प्राचीन काल में वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है। इन सभी में जो व्यवस्थित चिंतन हमें देखने को मिलता है ये कई हजार वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो इनमें जो चिंतन देखने को मिलता है, जीवन का व्यवस्थित रूप हमें देखने को मिलता है। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति है, फिर शुक्राचार्य है। तो ये सारे ग्रंथ, इन सभी विद्वानों को हमने देखा नहीं है, ये हज़ारों वर्ष पुराने हैं, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं सामाजिक जीवन का ही इन्होंने वर्णन बताया है। यानी समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा इतिहास है इसका, लेकिन ये है बहुत पुराना, ठीक है। यानी जब से समाज बना, जैसे संबंध बना, जब से लोग बने, तब से समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब देखिए, भारत में समाजशास्त्र का जो औपचारिक प्रतिस्थापन का युग था वो क्या था? पहले तो शुरू में ऋषि मुनि वगैरह थे, उनका था, ठीक है। अब क्या है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन का युग जो है वो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो हुआ, ठीक है। और 1947 ईस्वी तक समाजशास्त्र का जो विकास है वो अलग अलग जगहों पर होता रहा। और पैट्रिक गैट्स एक विदेशी विद्वान थे और उन्होंने क्या किया, 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना की और 1919 में उन्होंने समाजशास्त्र को एक विभाग दिया, ठीक है। और पैट्रिक गैट्स के बाद उस विभाग के मालिक हुए जीएस घुरिये, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये औपचारिक प्रतिस्थापन की बात मैंने की है। और सबसे पहले समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ संयुक्त रूप से पढ़ाया जाता था। यानी जब जैसे आप पढ़ते हैं ना हाई स्कूल इंटर में कि इतिहास होता है, उसके पीछे जो है नागरिक शास्त्र होता है और भूगोल होता है, उसके पीछे अर्थशास्त्र होता है, तो संयुक्त रूप से पढ़ाया जाता है। वैसे ही अर्थशास्त्र के साथ संयुक्त रूप से समाजशास्त्र पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है, शुरू में। अब देखिए, स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का जो व्यापक प्रसार है स्वतंत्र भारत में, ये कैसे हुआ, इसमें क्या किया गया? इसमें देखिए, संपूर्ण भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के प्रसार की एक मुहिम सी शुरू हो गई कि हाँ, समाजशास्त्र जैसी चीज़ है और एक नई चीज़ थी। अलग अलग विश्वविद्यालय में इसको जल्द से जल्द प्रसारित किए जाने का कार्य शुरू हुआ। शोध संस्थान स्थापित हुए, सामाजिक शोध संस्थान, और समाजशास्त्र के शोध के लिए लोग अग्रसर हुए। तो स्वतंत्र भारत के बाद इसमें क्या हुआ, प्रसार तेज हुआ। प्रतिस्थापन तो 1914 में हुआ, लेकिन उसके बाद प्रसार हुआ और आज तक इसका प्रसार हो रहा है। अब देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी को कहा है कि हाँ, सोशियोलॉजी को हटाकर इसके स्थान पर इथोलॉजी कहा जाए। इथोलॉजी का मतलब नीति शास्त्र होता है, ठीक है। तो अगर हिंदी में पूछता है कि नीति शास्त्र किसने कहा कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी कहा जाए या फिर समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र रखा जाए सोशियोलॉजी का नाम, तो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। और उन्होंने समाजशास्त्र को 2 विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ये कई बार पूछा गया है क्वोटेशन। अब देखिए, समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं हैं, कौन सी हैं? वार्ड ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है, ठीक है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान। गिडिंग्स ने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और मैकाइवन पेज ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। और उन्होंने एक कोटेशन और दिया है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। तो देखिए, परिभाषाएं इसमें पूछी जाएंगी, इसलिए आप परिभाषाएं भी याद कर लीजिए। अब देखिए, मैक्स वेबर का है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपने देखा ये कि उन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। अब देखिए, वानविज ने सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार है। उन्होंने सामाजिक संबंध को समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रमुख आधार माना है। अब जॉर्ज सी मिल ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों, अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है।
जॉर्ज सिमेल ने मानवीय अंतर्संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहा है और दुर्खीम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, तो ये सभी जो परिभाषाएं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं पूछता है, एक दो परिभाषा आगे आ गया, वरना ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत समय से लोग पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट ईयर से ही लोग परिभाषाएं पढ़ने लगते हैं, उसके पहले से ही इंटर से ही पढ़ने लगते हैं, इसलिए परिभाषाएं जो होती हैं लोगों को रट जाती हैं और ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और बहुत लंबी परिभाषा जो होती है वो भी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, जब भी कोई परिभाषा आप देखें कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है और छोटी परिभाषा है, तो उसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत लेंदी परिभाषा, बहुत सामान्य चीज़ें जहाँ जिसमें लिखी गई हैं, जिसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, कुछ उभर कर नहीं आ रहा है, तो वो परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो किसी भी चीज़ की परिभाषा जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, तो उसमें आपको यदि कोई भी किसी भी चीज़ की परिभाषा ऐसी मिलती है जो थोड़ा सा अलग है, जिसमें कुछ निकल के आ रहा है, कुछ उभर के आ रहा है, कुछ थीम निकल रही है, और जो छोटा है, तो आप उसको ज़रूर याद कर लें। और हो सके तो परिभाषाओं के लिए एक छोटी कॉपी बना लें, छोटी कॉपी जिसमें बच्चे लिखते हैं। तो मैंने भी वही किया था। उसमें क्या होता है कि रिवीजन आसान रहता है, और एक बार लाइन से आपने परिभाषा लिख दी कि हाँ ये समाज की परिभाषा है, फिर आपने इसको लिखा। फिर ये समाजशास्त्र की परिभाषा है, उसमें आपने 10 परिभाषाएं लिखी। समूह की इतनी परिभाषा है। ठीक है, इस तरह से करते करते आप उस पूरी कॉपी को भर देंगे और फिर उसको रिवीजन आप करेंगे, तो छोटी कॉपी रहेगी, आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा। 10 दिन तक रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मेहनत लग रही, लेकिन 10 दिन के बाद जब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, तो आपको बिल्कुल आसानी से वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए।